नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खबर के साथ। आदिवासियों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सीएम शिवराज ने उनके प्रति स्नेह की एक अनोखी मिसाल पेश की है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों के लिए हेलीकॉप्टर में बैठना एक सपने जैसा है और ये सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन आज सीएम शिवराज ने आदिवासियों का ये सपना पूरा कर दिया। कुछ आदिवासियों को सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लिया। आदिवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए धन्यवाद दिया। आदिवासियों के इस हवाई सफर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर में आदिवासियों को जगह दी। अलीराजपुर पहुंचे थे। आदिवासी बाहुल्य इलाका है और जिन आदिवासियों को अपने साथ हवाई यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले गए, रिच्छू सिंह बघेल थांदला के रहने वाले हैं। आज हवाई सेवा उन्होंने का लुत्फ उठाया। जोत सिंह उदयगढ़ के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आए। दरियाव सिंह काली खेतर के रहने वाले हैं। मंगल सिंह को भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में ले गए थे, जामली के रहने वाले हैं। बढ़िया कर रहे हैं गांव में। वो डिलीवरी केस के लिए भी हाँ कि वो 100 नंबर भी भेज दी, 108 भी भेज दी और गांव में लाइट भी होगी, तालाब भी हो गया। सब अच्छा कर रहा है, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। शिवराज सिंह दादा आ गया ने तो सब लोग हमारे पीछे लग गया। और मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़े लिखा हूँ। मैं अब छोरे को पढ़ा रहा हूँ, गांव के लिए सुविधा करे। रोड की मांग करी हो गई, बिजली की मांग करी तो हो गई, कुआं मांगया तो हो गया। सब काम दिया हमको, हमारा काम पूरा कर दिया उसने। तो हम भी सोच रहा था कि हमारे भी कभी भी हेलीकॉप्टर तक जाए हिंडे। आज तक नहीं बैठे, आज बैठ गए यहाँ। तो हमारा सपना में सोच रहा था, तो हमारा सपना पूरा हो गया। चलिए, सपना पूरा हुआ आदिवासियों का। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोबट विधानसभा में जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने जोबट में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम ने जोबट में 100 बिस्तरों का अस्पताल खोलने का ऐलान भी किया। इसके अलावा एक स्टेडियम की भी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम ने जिले में औद्योगिक विकास करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच पर महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा की। तो अलग अलग तस्वीरें उस कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे हट के एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ये तस्वीर बेहद चर्चा में रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए। आदिवासी नृत्य उन्होंने भी किया। आदिवासियों के अपने नृत्य हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं। मुख्यमंत्री जोबट पहुंचे थे। आदिवासी बाहुल्य इलाका है और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री नजर आए, इन तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी। चलिए, बात कुछ और खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कई आयोजन कर रही है। इसी के तहत पीएम मोदी को घर घर तक पहुंचाने के लिए जन्मदिन से पहले ही एक अलग अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी 70,000 बच्चों को मोदी कॉपी दे रही है, जिसमें पीएम मोदी की जीवनी होगी। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन कॉपियों को बांटा। आखिर क्या है बीजेपी का घर घर पहुंचने का प्लान? जायजा लिया एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। लेकिन मोदी जी घर घर कैसे पहुंच जाए, बच्चों तक कैसे पहुंच जाए, बच्चों के माध्यम से मोदी जी कैसे मोदी जी को समझ पाए। ये देखिए, ये तमाम सारे बच्चे हैं, इनको कॉपियां वितरित की गई है, जिस पर मोदी जी का बाकायदा चित्र भी लगा है, मोदी कॉपी के नाम से। क्या है इस कॉपी में? मोदी जी की कहानी। प्रधानमंत्री कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। कहाँ है? आपके पास है? यहाँ हमारे पास यहाँ आपके पास है नरेंद्र मोदी? है, ये है। तो यही खासियत है बीजेपी की। आप देखिएगा कि बच्चों से जब पूछते हैं, और शायद देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा, जब छोटे छोटे बच्चे भी ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ है। मैंने पूछा मोदी कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये है। तो यही है,
क्या लुकिन जी, ये क्या मतलब पूरे समय ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे? देखो, मोदी जी का जन्मोत्सव शुरू हो रहा है और इसका शुभारंभ शैक्षणिक बौद्धिक तरीके से आज भोपाल के कार्यालय में हुआ है। भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए गरीब बस्तियों तक जा रहे हैं और ये सारे बच्चे उन्हीं बस्तियों से आए हैं आज, जिनको आज जो है हमारे दीपक जी के माध्यम से ये सारी पुस्तकें, कॉपियाँ पूरे प्रदेश में 71,000 इस प्रकार की ये कॉपी देने वाले हैं, जिसमें मोदी जी की संक्षिप्त जीवनी है। तो ये इसमें मोदी जी की जीवनी भी होगी, इसको पढ़ेंगे आप? वो मोदी जी मतलब उनका पूरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, चलिए, बच्चे हैं और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, पर ये मोदी जी की इसमें जीवनी भी है और यही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे घर घर पहुंच जाए। पर ये बच्चे यदि अभी से मोदी को समझ पाएंगे तो आगे का भविष्य आप इनका भी समझ सकते हैं और बीजेपी का भी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रयोग उन्होंने किया है कि बच्चों को ये मोदी कॉपी छपवा करके देना, मोदी जी के बारे में जानकारी भी मिलेगी और उनको आवश्यकता के लिए कॉपी उपलब्ध होगी। ऐसे अन्य प्रकार के कई क्रिएटिव कार्यक्रम, क्रिएटिव इवेंट हमारे कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। बच्चों तक भी अपने प्रधानमंत्री के बारे में, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, उसके बारे में जानकारी झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले बच्चों को इस कॉपी के माध्यम से मिलेगी। ये एक अच्छा इवेंट है और इसके माध्यम से उन बच्चों को भी जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश में इस हफ्ते फिर राजनीतिक हलचल तेज रहने वाली है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हैं। मालवा, महाकौशल, ग्वालियर में बीजेपी काफी व्यस्त रहेगी, लेकिन ये दौरा जन आशीर्वाद यात्रा से बिल्कुल अलग है। क्या है इसके मायने और क्या रणनीति छिपी है इन दौरों के पीछे, देखिए ये रिपोर्ट। मालवा में गडकरी, महाकौशल में शाह, ग्वालियर में सिंधिया। 3 दिग्गज, 3 मकसद। एक हफ्ते के भीतर में मध्य प्रदेश में इन 3 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होने जा रहे हैं। 16 सितंबर को रतलाम में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम है। 18 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं, तो वहीं 22 सितंबर को ग्वालियर चंबल में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। यानी मालवा, महाकौशल और ग्वालियर चंबल में एक हफ्ते राजनीतिक हलचल तेज रहेगी। बीजेपी और प्रदेश सरकार भी इसमें शरीक होंगी। अरे हम प्रवास करेंगे, इसमें डर किस बात का है? हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है नेचुरल। आज हमें गर्व है कि नितिन जी के नेतृत्व में इस पूरे देश के अंदर आज सड़कें टूरिज्म बन गई है। अब तो अमित शाह जी इस देश के अंदर 18 तारीख को शंकर शाह, रघुनाथ शाह के वो बलिदान दिवस है, जिस पर वो आकर के उस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा है टट्या मामा से लेकर के उन सब लोगों ने जिन्होंने इस आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी, जनजातीय क्षेत्र के उन लोगों ने, उन महान पुरुषों ने, हम उनका गौरव दिवस 15 तारीख को मनाएंगे, 15 नवंबर। और ग्वालियर तो उनकी नगरी है और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनकर आ रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं, वो बन के आ रहे हैं। तो ये सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होगा। अब जरा इन 3 दिग्गजों के दौरे को अलग अलग करके देखें तो इसमें छिपी रणनीति उजागर भी दिख जाती है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बेहद योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। मालवा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, फिर महाकौशल में आदिवासी वोट बैंक पर नजर होगी और ग्वालियर चंबल में बाढ़ प्रभावितों पर ध्यान होगा। वैसे यहाँ तो कांग्रेस के युवा नेता जयवर्धन सिंह भी सक्रिय दिखे हैं, इसलिए यहाँ शाही सियासत की छाप भी नजर आएगी। वैसे कांग्रेस का इन दौरों को लेकर क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। कहता हूँ कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, उस भय के कारण ये लोग अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वो भी कोई निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार तो नहीं है। एक कांग्रेस के माननीय विधायकों को तोड़कर, जोड़कर, धन बल के आधार पर या अन्य आधार पर इन्होंने इकट्ठा किया और हमारी सरकार को गिरा दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके हाईकमान में इस बात का पूरा भय है और इस भय के कारण ये लोग दौरे कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार होने वाले बीजेपी दिग्गजों के दौरे पर जानकार मानते हैं कि ये चुनावी समीकरण की आउटलाइन है। बीजेपी ने भी इसे अच्छे से डिजाइन किया है। पहले केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा निकली,
अब केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगह दूसरे कार्यक्रम करते दिखेंगे। इतना ही नहीं, 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। अब इतने कार्यक्रम हो रहे हैं तो जनमानस पर किसकी छाप होगी, ये बतलाना फिलहाल कठिन है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इस बीच राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पीसीसी चीफ का यह सैद्धांतिक निर्णय है। आपको बता दें कि इस सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने पर राज्यसभा की ये सीट खाली हुई थी। थावरचंद गहलोत जी के राज्यपाल बनने के बाद एक सीट मध्य प्रदेश से खाली हुई है राज्यसभा की। भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि मैदान में होगी, लेकिन कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि वो मैदान में नहीं रहेगी। क्यों? मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर जी हैं। चंद्र प्रभाष शेखर साहब, क्यों किस बात को लेकर ये निर्णय लिया है कि आप लोग मैदान में नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए, ये निर्णय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने लिया है। स्वाभाविक बात है कि ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है और एक भारतीय जनता पार्टी के से ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में थावरचंद जी गहलोत गए थे। उनके महामहिम राज्यपाल बनने के बाद में जो स्थिति पैदा हुई चुनाव की, इसमें कमलनाथ जी ने अपने एक नीतिगत, सैद्धांतिक और एक उचित विचारधारा के आधार पर निर्णय लिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर से है, जहां हड़ताल के 23 दिन बाद भी सिम्स प्रबंधन हड़ताली कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लाने में नाकामयाब रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर अड़े हुए हैं। इधर शासन के निर्देश के बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं करा पाने को लेकर अब सिम्स प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से सिम्स की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बीते 23 अगस्त से सिम्स के 316 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 2013-14 में उनकी नियमित भर्ती हुई थी, जिसके बाद से अब तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। बीते दिनों कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए शासन ने डीन को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए, लेकिन प्रबंधन नाकाम रहा। प्रबंधन अब भी केवल कमेटी का गठन और जांच की दुहाई दे रहा है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जो हमारे अपने कर्मचारी हैं वो लोग हड़ताल पर हैं, और जो संविदा पे वायरोलॉजी लैब चलाने के लिए लगभग 25 के आसपास के कर्मचारी हैं, उनको 6-6 महीने के लिए संविदा पे लिया गया था। पहले भी उनको एक्सटेंशन मिला था और अभी भी उनका आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन शासन को और अधिष्ठाता महोदय द्वारा लिखा जा चुका है। एचओडी ने भी अधिष्ठाता को लिखा, शासन को भी लिखा गया है, सीएमएचओ को भी लिखा गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी उनका रिन्यूअल आ जाएगा, और अगर रिन्यूअल आ जाता है तो आगे वायरोलॉजी लैब स्मूथली चलेगी। इधर हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है शासन के निर्देश के बावजूद प्रबंधन अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। हमारे आंदोलन का 23वां दिन है और आज तक प्रशासन ने हमारी किसी भी मांग को सकारात्मक रूप से कोई पहल नहीं की है। अभी तक जितने भी हमारे दूरस्थ अंचलों से आने वाले जितने ग्रामीण भाई बहन हैं, जिनको इलाज दिक्कतों में परेशानी हो रही है, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये सिम्स प्रबंधन का ही एक ढोंग है, जो भी बोल सकते हैं, जिसके कारण से आज मरीजों को दूसरे निजी अस्पतालों में जाकर मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिम्स प्रशासन की है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिन प्रतिदिन सिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। ओटी, मेजर ओटी को बंद करना पड़ा। लैब और वार्ड में भी व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पे 350 कर्मचारी हैं, वो सब हड़ताल पे चल रही है, तो लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और दवाई टाइम से नहीं हो पा रही है। आते आते वो यहाँ तक आते हैं और लाइन में लगे चले जाते हैं। वही दिक्कत है और क्या है, वो आप वापस आ जाएंगे तो सबसे लास्ट वीक होने लगेगा। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई? व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं है, देख तो रहे, लाइन में लगे हैं सब। परेशानी तो है ही था बिल्कुल। सुबह से सब लाइन में लगे हैं और सही वक्त पे इलाज भी नहीं हो पा रहा है, और
रिपोर्ट मांग देते हैं तो रिपोर्ट को लाने में ही समय खत्म हो जाता है। फिर हाफ टाइम के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता है, बाद में आओ तो फिर अगले दिन आओ। कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है, वहीं प्रबंधन कर्मचारियों को मनाने में नाकाम नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लेकिन कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। लॉकडाउन में मजदूरों के मसीहा बने एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोप के बाद आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे किया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चली, पर सोनू ने खुद कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई है। देश के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग बासु इंटरैक्टिव सत्र द एक्सपर्ट शॉर्ट्स वर्कशॉप में शामिल होने भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान बंसल न्यूज से खास चर्चा में अनुराग बासु ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में बॉलीवुड के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन होता जा रहा है। यही वजह है कि अब तमाम डायरेक्टर मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस खास बातचीत में, हमारे संवाददाता आकर्ष ने उनसे बात की। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग बासु सर हमारे साथ हैं। सर, आप भोपाल पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से आप संभावनाएं देख रहे हैं मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? बहुत संभावनाएं हैं, और संभावनाएं क्या है, ये अभी जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अभी ये भोपाल और मध्य प्रदेश बॉलीवुड का और इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो चुका है। और धीरे धीरे साउथ का भी हो रहा है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि वहाँ के लोग भी आ रहे हैं, मनी रत्न सर आ रहे हैं और शंकर भी आ रहे हैं अभी शूट करने के लिए। तो आई थिंक बहुत अच्छी खबर है। जहाँ पे सब प्रदेशों में शूटिंगें बंद हैं, काम नहीं हो रहा, और यहाँ पे इतनी शूटिंग हो रही है। प्रकाश झा जी ने शुरुआत की थी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार से आपने कुछ चर्चाएं की होंगी जिससे फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों के लिए यहाँ पर काम बढ़े? काम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम अब तक कर चुकी है, और क्योंकि शूटिंग मेरा इतना आसान रहा है यहाँ पे, और हर किसी का अनुभव अच्छा रहा है यहाँ पे शूटिंग का, तो इससे दोबारा आते हैं। देखिए, शूटिंग में अनुभव अच्छा ये भी होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर जो आपको हेल्प करते हैं, यहाँ की प्रशासन, पुलिस परमिशन, बहुत कुछ होता है। एक शूटिंग के पीछे इतना सब होता है, और ये इतना स्मूथ होता है मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हम दोबारा आते हैं यहाँ शूटिंग करने। जैसे मैं दोबारा आ रहा हूँ, कई लोग दोबारा आ रहे हैं। सर, कोरोना में जिस तरीके से आपने कहा कि प्रभावित हुआ, बॉलीवुड इंडस्ट्री प्रभावित हुई, कई जगह पर आपने बोला शूटिंग नहीं चल रही, मध्य प्रदेश में चल रही, तो आप किस तरीके से उभरी है इंडस्ट्री? तो अभी तक उभरी नहीं है। ऊपर लग रहा है कि उभर गई है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। थिएटर जो एग्जीबिशन सेक्टर है, जिनकी थिएटरें बंद हैं, उन्होंने थिएटर इतने सालों तक चलाया, और अभी भी लोग जा नहीं रहे, फिर भी थिएटर खुली हुई हैं, कम लोग जा रहे हैं। तो ये नुकसान तो मुझे लगता है बहुत दिनों तक, ये जो है ना 5 साल लगेगा उभरने में, धीरे धीरे। सर, कई लोगों के रोजगार इससे छिने हैं, उसको लेकर आप सरकार से क्या? कई लोगों के रोजगार छिने, लेकिन देखिए, बॉलीवुड का मैं बहुत गर्वित हूँ कि इतनी अच्छी बॉलीवुड में आप ये सब बातें मीडिया में नहीं आती है, और लोग ऐसा ट्वीट भी नहीं करते, लेकिन सब ने एक दूसरे को संभाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, जिन्होंने लाइटमैन के एसोसिएशन को 6 महीने तक का पैसा दिया, वो कोई किसी ने 4 महीने का दिया। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज इन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया, लेकिन सब ने एक दूसरे को संभाला है बॉलीवुड में, और इसलिए सर्वाइव करके लोग भूखे नहीं मरे। सर, वेब सीरीज की बात करें, वेब सीरीज में जो अश्लीलता अब ज़्यादा परोसी जा रही है, उसको लेकर के सेंसरशिप के अंदर आनी चाहिए? नहीं, अश्लीलता जो बेमतलब की अश्लीलता होती है उसके मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। ऐसे नहीं कि आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, खुद से बोल चुका हूँ, मैं ट्वीट कर चुका हूँ इस बात पे। ये जो आज़ादी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, जो आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। गंदगी है, बेहूदगी जो होता है ना, आ जाती है कई बार। सो वो यह है, आपके नज़र के ऊपर है, जो फिल्म मेकर है उसके अंदर वो सेंसर का चिप होना चाहिए। डायरेक्टर अनुराग बासु जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर वेब सीरीज की बात करें, उन्होंने कहा अश्लीलता परोसी जा रही है, इसको लेकर निर्देशकों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। दारू जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अलीराजपुर में एक किसान ने ऐसी दारू बनाई जो दवा बन गई। दावा है कि शराब का एक प्याला बच्चों में होने वाले निमोनिया के लिए रामबाण है,
और इस किसान की बनाई शराब की डिमांड भी अब काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं दारू के दवा बनने तक का सफ़र। अलीराजपुर के काली खेतर के किसान प्रदीप सिंह ने जैविक खेती में नए आयाम करने के बाद एक ऐसी शराब भी बनाई है जो दवा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। जिस शराब को समाज के नाश का कारण माना जाता है, वही शराब सेहतमंद समाज के निर्माण में काम आ रही है। प्रदीप सिंह ने अपने बगीचे के आमों से ये शराब तैयार की है। आशवान विधि से आमों की शराब तैयार की जो बच्चों में निमोनिया रोग में कारगर है। शराब को पिलाने और शरीर पर लगाने से महज 1 दिन में ही राहत मिल जाती है। प्रदीप बताते हैं कि भले ही इसे शराब कहें, लेकिन हकीकत में यह आमों से निकाला अर्क है जो एक औषधि के रूप में काम आता है। इसको वैसे तो जंगल के हिसाब से तो आसवन विधि बोलते हैं इसको, और भाप से आम के रस निकालने के बाद आम के रस को आसवन विधि से वो करके और उसकी भाप इकट्ठी करके अर्क इकट्ठा किया जाता है। यहाँ की भाषा में इसको शराब बोलते हैं, वैसे ये अर्क है आम के रस का। और उससे छोटे वाले बच्चे जो होते हैं 1 साल भर के नीचे के, उन लोगों को अगर पीठ पे छाती पे मालिश कर दे, हथेली तलवे पे मालिश कर दे, तो उनको जो बचपना में जो बीमारियां होती है छाती से संबंधित, उससे एकदम एक ही रात में लाभ होता है। प्रदीप सिंह आम से बनाई शराब को समाज सेवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरतमंदों को शराब देते हैं और इसका कोई शुल्क भी नहीं लेते। कई लोग इसे आजमा चुके हैं और अपने रिश्तेदारों तक भी ये शराब पहुंचाते हैं। मेरा बच्चा हर तीसरे दिन दाहोद ले जाना पड़ता था पसली के उसमें, और फिर उसको लगाया और पिलाया, तो उससे उसकी वो तकलीफ़ दूर हो गई। वो बहुत अच्छी दवाई है। आम का शराब जो उन्होंने बनाया था, उसको लेने के लिए आसपास के लोग भी आने लगे। इंदौर तक भिजवाई हमने उसको। प्रदीप सिंह अलग अलग नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया है। फिलहाल उनके बगीचे में 300 से 400 प्रजाति के आम के पेड़ हैं। उन्होंने काली हल्दी की भी पैदावार की। आम के साथ ही वो नींबू और तरबूज से भी शराब बना चुके हैं। यतेंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।